नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। परमाणु संरचना में हम लोग परमाणु उपकण अर्थात मूल कण पढ़ चुके हैं। मूल कण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमने जितना भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से प्रश्न बने हैं बहुत ही अच्छे से कर लिया है। आज हम लोग करेंगे परमाणु मॉडल, उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार। ठीक है। हालांकि मैंने एक परमाणु भार और अणु भार पर वीडियो बना दिया है, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हैं उसको करने जा रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड, डाल्टन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। तो आपको याद रखना है सर जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग किया था। उसी कैथोड किरण प्रयोग से एक कण प्राप्त होता है जिस पर आवेश ऋण आवेशित होता है और उसका नाम रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो नाम थॉमसन साहब ने नहीं दिया था, बल्कि स्टोनी नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या नाम था? स्टोनी। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था, मतलब इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, तो स्टोनी। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो सर जे थॉमसन। कैसे खोज किया? कैथोड किरण प्रयोग द्वारा। ठीक है। उन्होंने एक ट्यूब लिया। कैसा ट्यूब था मैं थोड़ा बता देता हूँ। निर्वात ट्यूब लिया, ठीक है ना। ये निर्वात ट्यूब हो गया। यहाँ पर कैथोड किरण प्रयोग के लिए एक प्लेट लिया, कैथोड प्लेट लिया, ठीक है। और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा दिया। यहाँ से प्रकाश क्या करते हैं, इस पे प्रवाहित करते हैं, हाई आवृत्ति वाला, फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ से एक कण निकलता है, ठीक है ना। और वो कण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस तरीके से खोज होता है। तो कैथोड किरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको याद रखना है सर जे थॉमसन ने, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। कब? 1897 में। परंतु इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था? स्टोनी ने। नोट्स बना के लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और, इन्होंने परमाणु का कौन सा मॉडल दिया था? तो आप कहेंगे इन्होंने परमाणु का तरबूज मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल? तरबूज मॉडल। इसी तरबूज मॉडल को कई नाम से जानते हैं। प्लम पुडिंग भी कहते हैं, प्लम पुडिंग, ठीक है ना। मिठाई का नाम है। प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल किसने दिया था? तो आप कहेंगे सर जे थॉमसन ने। इस मॉडल में क्या था? इन्होंने कहा कि जैसे परमाणु कैसा है, उन्होंने कहा कि परमाणु एक तरबूज जैसा है और परमाणु में जो जो तरबूज में बीज होते हैं धसे हुए, उसी तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। हालांकि इनका मॉडल गलत साबित हो गया, ठीक है ना, जैसे रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया तो। लेकिन पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति यही थे, इसीलिए इनको इस परमाणु मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना डिटेल काफ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। तो याद रखिएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो नाभिक की खोज करता है। तो नाभिक की उपस्थिति रहती है, नाभिक धनावेशित होता है, मतलब इन्होंने परमाणु के आवेश के भी बारे में बता दिया। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति सबसे पहले पता ही हो चुका था। तो इनके मॉडल में तीनों चीज़ था, एक चीज़ नहीं था, अस्थायित्व। मतलब इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाई थी। तो आपको यही याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो अल्फा कण प्रकीर्णन का बोला जाता है। अल्फा कण प्रकीर्णन किसने दिया था? तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड ने दिया था। इसमें क्या था, इन्होंने एक सोने का चद्दर लिया था, ये गोल्ड का है, ठीक है ना, ये सोने की चद्दर है, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ से अल्फा कण क्या किया? प्रवाहित करा, ठीक है ना। अब अल्फा कण जैसे ही आता है तो इससे
ज़्यादातर अल्फा कण निकल जाते हैं, सीधा सीधा निकल जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये कुछ विक्षेपित हो जाते हैं, अपने जो पथ है उसको क्या कर देते हैं, वहाँ से मुड़ जाते हैं। और 20,000 कण में से, कितने हजार कण में से, 20,000 कण में से एक कण वापस भी आ जाता है, इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने यही देखा कि परमाणु का ज़्यादातर भाग खोखला है। परमाणु के केंद्र में कुछ द्रव्यमान है जिससे अल्फा कण टकरा कर वापस आ जाता है। परमाणु का जो केंद्र है वो धनाभिषित है, क्यों? क्योंकि अल्फा कण उससे दूर भागता है। आपको पता है कि विपरीत कण जो हैं एक दूसरे की आकर्षित करते हैं, जबकि समान कण प्रतिकर्षित करते हैं। अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो विक्षेपित हो रहा है, दूर भाग रहा है, इसका मतलब नाभिक भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इससे क्या पता चला, नाभिक का खोज हो गया, परमाणु के आवेश के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है। हालांकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। इन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया था, सोने के पत्र का, ठीक है ना, या चद्दर का। कौन सा प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रक्षेपित करते हैं? तो सोना अभी बताया ना, तो स्वर्ण गोल्ड पर प्रवाहित करते हैं। अब स्पीड से करेंगे, उतना एक्सप्लेनेशन कर दिया ना तो क्या है कि कई प्रश्न हो जाएंगे। परमाणु मॉडल में आपके थॉमसन हैं, रदरफोर्ड हैं, नील बोर्स हैं, ठीक है ना। यही तीन लोग आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई मेरे भाई? तो परमाणु नाभिक की खोज हुई। क्लियर है। प्रोटॉन मत दीजिएगा, क्यों? क्योंकि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ईटा पर ना च, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। मैं बार बार बताया हूँ, गोल्डस्टीन ने। लेकिन जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को नाम दिया था, ठीक है ना। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो प्रोटॉन कभी मत भूल कर दीजिएगा। इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन से परमाणु का नाभिक पता किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड अल्फा कणों की एक पतली, अब देखिए फिर से वही रिपीटेड है, तो सोने की पन्नी है। मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ इससे। देखिए कह रहा है कि बोर के एटम मॉडल, वही नील्स बोर, ठीक है ना, की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें ऊर्जा, ये ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये परमाणु का नाभिक है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्या है? परमाणु की कक्षा है। एक कक्षा, ये दो कक्षा हो गया, ये तीन कक्षा हो गया, ऐसे ही चार कक्षा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर इसको ऊर्जा हम देंगे मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने अगले ऊर्जा स्तर में, अर्थात अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, जंप कर जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यही प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन ए, यहाँ ए होना चाहिए। यह एक ही कक्षा में रहता है, ऐसा तो नहीं है, अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जंप कर जाता है, पता है ना। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, गलत बात। यह भीतरी कक्षा में, गलत बात। यह अगली बाहरी कक्षा में जाता है। अभी हमने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा देते हैं तो जंप करके अपने अगली कक्षा में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। क्लियर है। जब ज़्यादा ऊर्जा देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है परमाणु के, और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रहे नील्स बोर ने, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो कक्षाएं हैं, ये नाभिक हो गया, कक्षा एक, कक्षा दो, तीन, चार, इसको क्रमशः के, एल, एम और एन नाम दिया था, ठीक है मेरे भाई। बात समझ में आई ना। ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो याद रखिएगा के, एल, एम, एन नाम दिया था। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था कि जो पहली कक्षा है उसमें 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18,
मतलब इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहली में नहीं रह सकता। मतलब के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये आया कैसे, तो इन्होंने एक फार्मूला बताया कि 2n²। मतलब किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² ही हो सकती है, जहाँ ये n क्या है, कक्षा की संख्या, ये कक्षा है या कोष कह सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि L में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो L मतलब के, L ये दूसरा है, ये क्या है मेरे भाई, दूसरा। तो दूसरे का मतलब n के जगह 2 रखना है, 2 गुणे 2, n के जगह हमने क्या रखा, 2, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। मतलब L में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ऊर्जा स्तर का सवाल लेकर आया हूँ, आगे हम लोग सीखेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर आपको पता हो गया, अगले बाहरी कक्षा में जाएगा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया, देखिए परमाणु का नाभिक मॉडल रदरफोर्ड, कहीं दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इनमें से किसी नाभिकीय भौतिकी का, फिर नाभिकीय भौतिकी जहां आया, नाभिकीय मॉडल आया, रदरफोर्ड को ढूंढिए, ठीक है ना। याद रहे नाभिकीय भौतिकी का इनको जनक कहा जाता है, रदरफोर्ड को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है परमाणु कक्षा या ऊर्जा स्तर से आया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। अभी हमने बताया कि ये हमारा अगर नाभिक है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कक्षा है, इसी कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, SELL, सेल बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रत्येक कोष में अर्थात ऊर्जा स्तर में अर्थात कक्षा में उपकोष होता है। क्या होता है मेरे भाई, उपकोष, सब सेल। मतलब ये देखिए एक हो गया सेल, ठीक है ना, मतलब कोष या ऊर्जा स्तर या कक्षा। इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे सब सेल होता है। क्या होता है मेरे भाई, सब सेल। अब इस सब सेल में ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल। अच्छा, ऑर्बिट तो यहाँ देख रहे हैं सर, ये क्या होता है, ऑर्बिटल होता है कक्षक, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे ऐसा सवाल आएगा करेंगे। 3 बातें सिखा दिया हूँ ना, धीरे धीरे सीखेंगे। कह रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से दर्शाया जाता है। अभी हमने सीखा था ना 2n², तो बस देख लीजिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। मैं कह दूं कि एक परमाणु x है, उसके 5वें कोष में, चाहे 5वीं कक्षा में, चाहे 5वें ऊर्जा स्तर में, कुछ भी बोल सकता है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो मेरे भाई n के जगह क्या रखना है, 5। ये कक्षा की संख्या है ना, तो 2 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। मतलब 5वीं कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। क्लियर है, कक्षा दे तो n के जगह आप रख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीड से करेंगे। कह रहा है कि m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो मेरे भाई बताइएगा, ये हमारे पास नाभिक है, ये पहला हो गया k, दूसरा हो गया l, तीसरा हो गया m। तो तीसरा 1 2 3, मतलब n बराबर यहाँ कितना है, 3 है। तो हमें पता है 2n² से निकालते हैं, निकालते कि नहीं, तो 2 इंटू n के जगह 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 दूनी कितना हुआ, 18। तो ऑप्शन सी। अब बताइए आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। आपको बस याद रखना चाहिए, पहला k l m n, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आगे भी पढ़ेगा तो नाम दे देगा, 5वां 6वां 7वां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वही है सवाल हूबहू, m में समायोजित की जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको नहीं कराता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी k l m अभी पढ़े ना, तीसरा है तो 9 दूनी 18। जस्ट जो रिपीटेड प्रश्न नहीं करेंगे, और ये आया हुआ है, n कोष में समायोजित की जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी मेरे भाई। तो आप जवाब दीजिएगा ऐसे, HW होमवर्क 257 ऐसे लिखिएगा, होमवर्क 257 का आंसर इतना है, जितना भी आए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, मैं हमेशा कमेंट में आपका जवाब देता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 257 का आंसर मुझे चाहिए। फिर वही चीज़ दे दिया है,
n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए वो दे दिया है, तो ये नहीं पूछ रहा हूँ, एक ही जवाब दीजिएगा। कह रहा है तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित करते हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली को क्या k, दूसरी को l, तीसरी को m, चौथी को n। तो क्या पूछा है, तीसरी पूछा ना, तो तीसरी को m कहते हैं, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इजी है इसीलिए स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बार बार वही प्रश्न पूछ रहा है, नहीं बता रहा हूँ इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परमाणु के कोश में समायोजित की जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 261 का जवाब आपको देना है, ये होमवर्क 261 है। 261 का आंसर क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये, चलिए 2 प्रश्न एक साथ लेता हूँ। पहली बात तो कह रहा है कि 264 लेते हैं, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, के, एल, एम, एन। ये दूसरा है ना मेरे भाई, तो 2 दूनी की 4 दूनी 8, रटा गया है ना। अब कह रहा है एक तत्व की परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई, कह रहा है 13 है। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ये देखिए परमाणु अगर x है तो इसके नीचे z, ये a, ये परमाणु क्रमांक होता है, मतलब यहाँ पर जो लिखा है ये 13 लिखा है, ठीक है, तो 13 है। इस तत्व में कितने सेल हैं, अब यहाँ पर आपको कौन सा फार्मूला आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये 2n² वाला आएगा तभी बता पाएंगे। तो चलिए मेरे भाई ये प्लस, ये हमारा नाभिक हो गया, पहली कक्षा, ठीक है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा ऐसी होगी। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2n², n की जगह 1, तो 2 1 कम 2, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरे में कितना भरेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं सीधे, ऐसे देखिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो कह रहा है परमाणु क्रमांक 13 है, तो पहला में 2 लिख सकते हैं, दूसरा में 8 भर सकते हैं, 8 2 10, तीसरा में 3। भाई तीसरा में अधिकतम हम कितना भर सकते हैं, 18, लेकिन हमारे पास 13 ही परमाणु क्रमांक है, मतलब 13 ही इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला में 2 भर सकते हैं, मैक्सिमम भर दिए, दूसरा में 8 मैक्सिमम भर सकते हैं, 10 हो गया। 10 हमने भर दिया तो 13 है, तो 3 ही बचा ना, तो 13 भर दिया। अब आप गिनिए टोटल कितने सेल हुए, तो कहेंगे 1 2 और 3 सेल हुए, टोटल 3 कक्षा हुए ना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये इलेक्ट्रॉन को देख करके मत कहिएगा कि 3 है इसीलिए 3 लगा ना, पहला में 2 भर सकते हैं, दूसरा में 8, तो 8 2 10 हो गया, ये 13 है, अभी भी 3 बचा है, तो तीसरा में 3 भर दिए। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे पास 19 होता, 19 होता, तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 9 भर देते। बात समझ में आया, क्योंकि हम तीसरा में तो 18 तक तो भर सकते हैं ना, हैं। अब देखिए 19 इतने में ही हो गया, तो हम ज़्यादा थोड़ी भरेंगे, जितना जरूरत है उतना ही भरेंगे। अब सोचिए, ये अधिकतम भरने का फार्मूला है, ये क्या है, अधिकतम भरने का फार्मूला है। अब मैं कहूँ कि एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, इसमें हम 10 लीटर पानी भर सकते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं ना कि मैं 10 लीटर भरूं, मेरे पास 5 ही लीटर पड़े तो मैं 5 लीटर ही भर सकता हूँ, 4 लीटर ही भर सकता हूँ, 9 लीटर ही भर सकता हूँ, मैक्सिमम 10 भर सकता हूँ। 10 से 11 लीटर नहीं भर सकता, लेकिन 10 से कम तो भर ही सकता हूँ, है कि नहीं। तो वही पूछा है कक्षा कितना है, तो आप बता देंगे। अब मेरा होमवर्क जो है, ये होमवर्क आपको, ये होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क मानकर चलिए, कुछ भी हो मैं बस लिख देता हूँ ऐसे ही। होमवर्क क्या है कि एक परमाणु का, ठीक है ना, कोई परमाणु मानकर चलिए x है, इसका परमाणु क्रमांक मेरे भाई 35 है। कितना है मेरे भाई, 35। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 35 है, तो इसमें आपको बताना है कितनी कक्षा होगी, कितनी कक्षा होगी। यह आपके लिए सवाल, कक्षा बोलूँ चाहे ऊर्जा स्तर बोलूँ चाहे कोश बोलूँ, तो आपको जवाब देना है, ठीक है। आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणु क्रमांक 35 वाले में सर इतनी कक्षा होगी, जवाब जरूर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल
कक्ष में रखने, अच्छा ये मैं पढ़ा चुका हूँ, KL मतलब 8, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 263 का कह रहा है किसी परमाणु M कोश में समायोजित की जा सकने वाली अधिकतम, रटा रटाया प्रश्न है, नहीं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये प्रश्न कर चुके हैं। KLM तीसरा में 18, ठीक है ना, तो रटा रटाया वाला नहीं कराऊंगा। कह रहा है 266 का कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर पर, चतुर्थ स्तर मतलब n बराबर 4 बोल दिया ना मेरे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 266 का भी होमवर्क आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। ये क्या है, होमवर्क 266 का, बताते चले जाइएगा, इजी है। अब देखिए क्या है, हम लोग पूरा का पूरा प्रश्न कर लिए हैं बहुत जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।